Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों पर नजर डालते हैं, साथ ही बात करते हैं भारतीय शेयर बाजारों की और दुनिया के वैश्विक शेयर बाजारों की हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक एक्सपर्ट होते हैं और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट जयंत दास। जयंत टेलीफोन लाइंस पर हमसे बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं और जैसे ही जुड़ेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। इस बीच लालिमा, लेट्स बिगिन today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Absolutely, Harsh. Thank you. Well, key domestic indices today ended at all-time record highs. Sensex finished above the 64,100 mark. Nifty crossed the 19,100 level. On the last day of the second quarter and the first half, markets around the world had a mixed show. And Brent oil, set for record run of quarterly losses as demand lags, was trading at $75 a barrel. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज रिकॉर्ड तेजी। सेंसेक्स अब तक के सबसे उच्च स्तर 64,178 और निफ्टी 19,189 पर पहुंचा। एशियाई और यूरोपीय सहित वैश्विक बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है और कच्चे तेलों में ब्रेंट क्रूड मांग कम होने की वजह से $75 प्रति बैरल पर आया। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. एंड लालिमा, बिफोर यू बिगिन विद द सेंसेक्स स्टोरी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयंत दास, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जयंत, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा दिन रहा आज सेंसेक्स निफ्टी दोनों में। पहले हम स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास बातचीत करने के लिए। Harsh is very joyous at the 64,000 plus mark. Well, yes, carry please. On. Yes, Harsh. Ji. All right, let's start. Key domestic indices today ended at all-time closing record highs. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended at 64,178, rising 803 points. The Nifty at the National Stock Exchange also settled at a record closing high of 19,189, gaining 216 points. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.67%, while the small-cap index added 0.51%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 28 firms appreciated, while 2 fell. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it climbed 4.1%, followed by Infosys, which rose 3.2%. On the other hand, ICICI Bank declined 0.3% and NTPC fell 0.1%. In sectoral indices at the BSE, 18 sectors logged gains while 2 witnessed losses. IT sector rose 2.3%, tech sector up 2.1%, while auto index gained 1.8%. On the other side, the services index declined 0.4% and the commodities sector index fell 0.3%. The overall market breadth was negative as shares of 1,953 companies advanced, while those of 1,557 declined. A total of 138 shares remained unchanged. घरेलू शेयर बाजारों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 803 अंक की बढ़त के साथ अब तक के रिकॉर्ड उच्च स्तर 64,178 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 216 अंक बढ़ा और अब तक के रिकॉर्ड उच्च स्तर 19,189 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप 0.67% मजबूत हुआ, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.51% की तेजी रही। सेंसेक्स की 30 कंपनियों के पैक में से 28 कंपनियों के शेयर बढ़े हैं, जबकि
सिर्फ 2 कंपनियों के शेयर गिरे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सबसे ज्यादा 4.1% की तेजी रही, जबकि इन्फोसिस के शेयर 3.2% बढ़े। मार्केट्स के लिए जयंत एक बहुत अच्छी खबर है। पिछले 3 दिन में ही देखें, सेंसेक्स 18,000 के, निफ्टी 18,000 से आगे बढ़ते हुए 19,000 के स्तर को पार कर चुका है। सेंसेक्स 64,000 को पार कर चुका है। क्या क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं इसके पीछे मार्केट में तेजी के? हर्ष, में आपका साथ बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें कि इस वक्त ऑब्वियसली मार्केट इज एट द सेलिब्रिटी मोड इन टर्म्स ऑफ न्यू पीक बीइंग रीच्ड, खास करके तीसरा दिन का रैली चल रहा है। मोटी तौर से मैं मानता हूं कि ये रैली शायद कुछ थोड़ा सा 2-3 हफ्ता या 4 हफ्ता पहले हम लोग को मार्केट में आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत ग्लोबल बॉयंसी थे मार्केट पे, जिस वजह से शायद ये रैली थोड़ा सा लेट आया है। और दूसरी बात यह है कि साउथ वेस्ट मानसून का एडवांसमेंट थोड़ा बहुत ये शक किया जा रहा था कि जून में एल नीनो इफेक्ट की वजह से मार्केट में या मानसून में थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ठीक से नहीं हो पाएगा। शायद उसका वजह से लोकल मार्केट्स में कुछ वेजिटेबल प्राइसेस का महंगाई भी उसका सबूत है कि बारिश ठीक से न आने की वजह से। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो दिशा है इस वक्त, ये सब कुछ लेते हुए और ये सब कुछ ओवरऑल मार्केट एब्सोल्युटली मैं मानता हूँ डाइजेस्ट करते हुए इस वक्त स्टॉक मार्केट जो तेजी चल रहा है साथ में। और इसके अलावा विदेशी बाजारों में खास करके फेड का जो ओवरऑल यूएस बैंक स्ट्रेस टेस्ट रहा या फॉल इन जॉबलेस क्लेम्स रहा यूएस मार्केट्स में, और साथ में Q1 GDP का रिवाइज इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा रहा है। ये सारी चीज देखते हुए मैं मानता हूँ मार्केट में इस वक्त जो दौर चल रहा है अच्छा दौर है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्ते में आईटी क्षेत्र का कुछ रिजल्ट नतीजे भी आने वाले हैं, उसका भी शायद कुछ असर मार्केट में, सिर्फ आईटी नहीं काफी तरह फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी आने वाले हैं और उसमें भी शायद कुछ हम अच्छा उम्मीद देख सकते हैं। अब जरूरी ये है समझना हर्ष यहाँ से कि 19,000 निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। अब उम्मीद मार्केट एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि शायद 19,500 का एक टारगेट शायद नेक्स्ट वीक हासिल हो। लेकिन खास करके जो खुदरा निवेशक जो हमारा श्रोता है इस वक्त हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे हैं या स्टॉक मार्केट में भी निवेश करने का रुचि रखते हैं, उनके लिए मैं हमेशा की तरह कहूंगा इस वक्त मार्केट में थोड़ा बहुत चेतावनी रखें आप, क्योंकि ऑब्वियसली जब अच्छा रैली चलता है, अच्छा रैली के साथ साथ एक करेक्शन आता है मार्केट पे जहां पे लोग प्रॉफिट बुकिंग में भी एक दौर चलते हैं। तो आप बेशक अगर आपका लंबा अवधि है निवेशों का, अच्छे स्टॉक में हमेशा मानता हूँ गिरते हुए मार्केट या चढ़ते हुए मार्केट में अच्छे स्टॉक, वैल्यू बाइंग स्टॉक या जो स्टॉक्स आप उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये महंगा है लेकिन इसको और आगे गिर सकता है, तो उस तरह का स्टॉक्स को ऊपर आप ट्रैक करें। अगर निवेश करना चाहते हैं बेशक निवेश करें, लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट में एंटर करना इस स्तर में शायद थोड़ा बहुत महंगा पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से मार्केट में इस वक्त रहे। ये जरूर है कि मार्केट में उछाल रहा है, हम सब मानते हैं कि जिसका भी जो भी पोर्टफोलियो जो पिछले 1-1.5 साल से होल्ड करके रखे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड का द्वारा हो चाहे स्टॉक का द्वारा हो, ओवरऑल बेशक प्रॉफिट्स में सारे के सारे निवेशक होंगे। अनलेस कुछ ज्यादा बायस पोर्टफोलियो तो उसमें मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वक्त मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा दिवाली का पहले भी आप निवेश कर सकते हैं एज इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। ये बहुत अच्छी जानकारी दी लालिमा जयंत ने, क्योंकि मार्केट मंत्र के इस प्लेटफॉर्म से हम हमेशा निवेशकों को थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी भी देते रहते हैं कि मार्केट में जब तेजी होती है साइकोलॉजिकली ड्रिवन इन्वेस्टमेंट लोग कर जाते हैं कई बार, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ठीक नहीं होगा करना। अगर अच्छी कंपनियों में कर रहे हैं, ब्लू चिप कंपनियों में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हैं, तब तो ठीक है, लेकिन मार्केट को बढ़ता देखकर तुरंत करना बहुत फायदेमंद सौदा नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट अक्सर बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद एक करेक्शन लेता है। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? Yes, Harsh, you're right. Jayanta, you mentioned the information technology sector. Yeah. For some time, a few weeks ago, we had seen a drop in the IT sector, probably because Europe and US are going through their own problems of Europe of recession and US of inflation and inflation in both the places. You see IT rising. What are the factors? You know, sometimes we say things are going bad. Why? And now we are saying, let me, play this game of asking you, if the IT sector is doing good despite the problems in the US and the UK, how is it doing so well? Well, see, Lalima, this is extremely valid and a very important question which you asked. And I'm sure it has been in the investors' mind for the last 4 to 5 months, specifically with the top 5 IT stocks performing way below their 52-week highs typically, or the rally in terms of, depression stocks. One of the major bellwethers, we are not supposed to give stock picks or stock names, but we all know one of the major bellwethers is almost 25 to 30% off its peak.
Obviously, coming back to your question about why there should be a renewed interest in IT, specifically given a bad patch which IT has been witnessing almost in the last 3 quarters, both in terms of market output as well as in terms of stock market prices. What I believe is, if you take a cue, most of the IT stocks as of now are valued at the pre-COVID days. So even if you do a P/E ratio comparison, most of the IT stocks are still valued or have reached a value before the pre-COVID days level, so which is an extremely good thing. That's the first thing. The second thing to understand is, for a long time, the India rising story or India shining story, or call it whatever, has been led specifically in the late 90s and the early 2000s by the performance of our IT companies. Not only that, the service sector per se and the qualitative delivery of IT companies has reached globally. There are hardly any companies in the top, say, Fortune 500 companies list, which are some way or the other not deriving some benefit or service from the IT industry, specifically in the sectors of aviation, in sectors of banking and whatnot. So this is a big picture story. The other direct impact story over here, Lalima, is the U.S. has been seeing an extremely positive economic wind, which has been propelling not only the stock market, but also the hope for the IT sector. And as we speak, 12 of the 13 major sectoral indexes, for example, log gains today, which includes IT, which has almost risen by almost 2%, with one of the bellwether stocks jumping 3% in one single day. Now, people were speaking of value buying. I personally believe that if you compare the P/E ratio, it is still at pre-COVID levels, so it's not a fall in the P/E ratio that it will jump for it. But yes, if you still believe in the next 3 years that's in an investment horizon, I do believe it's an extremely safe bet, specifically 2 or 3 IT stocks. So you have to pick and choose whatever you want. There are around 5 or 6 very good stocks which are typically market leaders in that way, which shows the direction for the IT industry. If you have a 2 to 3 year horizon, I think the IT sector can still, even at today's rate, give you a return of almost 24 to 25% per annum over the next 2 years. So you need to pick and choose what you want to do, how you want to do. And as I said, IT has been always a close watch, specifically with investors a bit confused that do you think that one should enter into IT when it shed off a lot of its initial gains in the last 1 year or even from the high risk and things like that. So yes, IT is something which I would strongly propose over here to be relooked at as a good value buy. I will not say it's a cheap buy, still not a cheap buy in that sense, but it's a good value buy to invest in, specifically given the US markets are picking up and we all know the IT industry heavily relies on clients in the United States. So any positive release of strong economic data from the United States would immediately reflect to a direct proportional interest in businesses of all these IT companies where they have a strong presence there, not only in the US market, even in the European market. To sum up what you're saying, Jayant, I would say that I would add to what you're saying, or maybe the crux of what you're saying is that we are largely a consumer-based economy, and the fact that we have now we have that great Indian growth story, and at every step we are rising, in every field, every sector we are rising, we are increasing. So I think we are ourselves accruing the benefits of being a huge consumer-based economy, considering our huge population and huge growth, right? Absolutely. And see, you spoke of consumer-led or consumer-driven economy in that sense. Let me also put in, and obviously we all know, the auto stocks have seen a real good boom, for example, reaching record highs and things like that. Yeah. And we all know most of our domestic auto companies, we are not speaking of the Hyundais and all, obviously they are registered here and they are selling cars and all, but companies which are completely hardcore Indian, Mahindra & Mahindra, Hero, and Tatas, for example, they are performing phenomenally, in terms of not only demand and all, but also on the chart. And we all know most of the cars, specifically the popular ones, in the category of say 10 to 18 lakh bracket, they all have a waiting time. So if you go to the market, you see most of the discounts have vanished almost in the market for the last 3-4 months. And the waiting period is typically from 3 to 6 months, with some of the vehicles having a waiting period in 9 months. So that reflects a strong demand coming back from the auto sector. And also to put in a fact, I think somewhere down the line you'll read in the news of how rupee strengthened. I think it's one of the strongest since January 1st, as we close today at approximately 82.03 to a dollar.
which I think is coming up in the news anyway, which you use normally in the Market Mantra list of news bites. जी, आज हम अभी रुपी और सोना चांदी की भी बात करेंगे, लेकिन जब मार्केट में जो पॉजिटिविटी दिख रही है और जिस तरीके से रिकॉर्ड अंकों को छू रहा है सेंसेक्स और निफ्टी, ये भी कहना होगा कि एफआईआईज ने जो एक तरीके से अपना फेथ लगातार बढ़ाया है पिछले अगर 4-5 महीनों की बात करें, तो उसका भी मार्केट पर एक बहुत जबरदस्त असर है। बिल्कुल, लेकिन साथ में हमारा जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डीएफआई जो है, हमें भूलना नहीं चाहिए। जब ये एफआईआई कुछ महीने पहले मार्केट से अपना सेल आउट करके ऑलमोस्ट एवरी डे सेल आउट कर रहे थे, द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स एंड डोमेस्टिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वाज ऑलमोस्ट बाइंग आउट दैट सेम अमाउंट। तो एक मार्केट में जो जिसको बोलते हैं ह्यूज फॉल आउट जो हो सकता था, उसमें सपोर्ट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बायर्स से हमें मिला है। और बेशक ये बात आपका बिल्कुल सही है कि इस पर स्ट्रांग फॉरेन इन्फ्लोज, खास करके ये देखते हुए कि मुद्रास्फीति में काफी कंट्रोल आया हुआ है। जिस तरह का मुद्रास्फीति में कंट्रोल हम जितना जल्दी उम्मीद करें तो उससे भी जल्दी इसमें पूरा क्रेडिट जाता है आरबीआई को इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी पैरामीटर्स। जी, इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी जो ग्रोथ हुआ है, तो ओवरऑल इंडियन मार्केट में बेशक एक बूस्ट का नजर हम देखते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए हर साथ में कि अगले साल इलेक्शन है, तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल एक बॉयंसी रहेगा मार्केट में एक उम्मीद रहेगा। लेकिन क्योंकि हर निवेशक ये उम्मीद करता है कि भाई इलेक्शन का पहले अनलेस कोई ऐसे घटना घटे जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए अफ्रीका में कहीं बॉम्ब गिरा दिया जिस वजह से वर्ल्ड वॉर कहीं शुरू हो गया, मिनी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, उस तरह का घटना जहां पे कंट्रोल नहीं है, या कोविड जहां पे आपको कंट्रोल नहीं है, उस तरह का कोई घटना अगर घटे जहां पे ग्लोबली अफेक्ट आए, क्रैशडाउन आए, उस तरह का घटना छोड़ के मोटी तौर पर उम्मीद किया जाएगा कि नीतिगत रूप से सरकार का सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो मार्केट में बहुत बड़ा हेवी प्लेयर्स भी है, इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक, पीएसयू कंपनीज बोलिए, काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस के नतीजे की वजह से मार्केट में ये जो बरकरार है, ये जो तेजी है बने रहेंगे। लेकिन फिर से जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा हर्ष जी, आपने भी दोबारा उसको दोहराया, कोई भी चढ़ते हुए मार्केट में पैसा बहुत जल्दी गंवाना बहुत आसान है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप बेशक निवेश, बिल्कुल आम निवेशकों के लिए बहुत अच्छी सलाह जयंत। और चूंकि आपने चुनाव की बात की, एक बात तो ये भी मानना पड़ेगा क्योंकि राजनीति और अर्थनीति दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट जब होती है और इच्छा शक्ति होती है सरकार के पास, जब सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट होता है, पॉलिसीज लाई जाती हैं अच्छी निवेशकों के लिए, तो भी मार्केट उसका जबरदस्त स्वागत करता है। और हमने देखा कि जब पिछले 9 सालों की बात करें, जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी 2014 में, तो पहली बार सेंसेक्स ने 25,000 का अंक छुआ था, पहली बार वो था एक रिकॉर्ड। और ठीक इसी तरीके से आपको ध्यान होगा कि जब 2019 में मोदी सरकार दूसरी बार आई, तो उसके बाद सेंसेक्स 40,000 के आंकड़े को पहली बार पहुंचा था और 6 महीने में 45,000 पहुंचा। और उसके बाद कोविड का दौर रहा जिसमें काफी गिरावट हुई थी, लेकिन कोविड के दौर में भी सेंसेक्स संभलते हुए उस दौर से अब तक लगभग, इफ आई एम करेक्ट, 147% ऊपर आ चुका है और लगातार रिकॉर्ड तेजी बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप जो बताना चाह रहे हैं वो यही है कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो, इच्छा शक्ति वाली सरकार हो, तो उसका मार्केट बहुत स्वागत करती है। योर रिएक्शन प्लीज। ये बेशक इसमें जैसे मैं मानता हूं कि देखिए नीतिगत रूप से भारत में बहुत सारी चीजें निर्भर करता है। इस वक्त कंप्लीटली फ्री मार्केट इकोनॉमी हम अपना को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और सरकार ने लगातार ये भी बोले हैं कि जितना जल्दी हम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस खत्म कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हम सबको पता है कि ये दौर काफी लंबा है और इसका साथ विजन का साथ साथ एक जो कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट थ्रू पॉलिसीज हो सकता है। और सिर्फ मतलब सरकार नहीं, साथ में जो स्टेक होल्डर्स होता है सरकार का साथ साथ, जैसे कंपनीज हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, तो उनका भी नीतिगत रूप से कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, जहां पे एक सरकार का जो मूल लक्ष्य जो होता है कि हमें ये हासिल करना है अगले 3, 4 साल, 5 साल तक, उस मुख्य लक्ष्य के साथ साथ नीतिगत रूप से जो भी दायित्व होते हैं सरकार का तरफ से हो, रेगुलेटर की तरफ से हो, बैंकों की तरफ से हो, ये सारे पिलर्स हैं, हम सबको पता है, तो वो भी साथ साथ बरकरार चलते रहते हैं। बेशक
कुछ कुछ हम लोग को चैलेंजेस मिलते रहते हैं, वो हमेशा डेमोक्रेसी में होता है और वो जारी भी है डेमोक्रेसी में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मूल तौर से निवेशकों को वापस आना मार्केट में, और आप सिर्फ ये नहीं है, इस हफ्ता काफी सारे निवेशकों को शायद पता नहीं होगा, आईपीओ मार्केट में, हम लोग आईपीओ के बारे में बात करते हैं, आईपीओ में जी मार्केट तेजी चलता है, आईपीओ काफी सारे वापस आ जाता है, जो क्यू में होते हैं वो अपना अनाउंस भी कर लेते हैं। आप अगर थोड़ा नजदीक से देखें आईपीओ मार्केट में, एसएमई क्षेत्र में काफी सारे आईपीओ आए हुए हैं। हाँ, वो बिग ब्रांड्स नहीं है या शायद वो उतना चर्चा में नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे एसएमई सेक्टर में भी आईपीओ अगर आ रहा है तो ये बता रहा है कि मार्केट में किस हद तक एक कॉन्फिडेंस आता है, जैसे भी जो आज जाकर अपना आईपीओ लेके आ रहा है। शायद ये सोच हम लोग का 10 साल 15 साल पहले हम शायद सोच भी नहीं सकते थे क्षेत्र का कोई कंपनी आईपीओ का कहीं ना कहीं फायदा उठा के मार्केट से पैसा उठाने का कोशिश करेंगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक कंप्लीटली मैच्योर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का सेट किया हुआ है प्लान, उस हिसाब से बताते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी या एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी ऑलवेज ड्राइव्स द इकोनॉमी 2 times फास्टर देन सिंपली अ डिमांड लेड इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये भी जरूर है कि इंडिया इज अ न्यू डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम, सबको पता है। बेशक स्टार्टअप में फेलियर्स होता है, काफी सारे स्टार्टअप कंपनीज जो बड़े बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं इंडिया में, उसका बारे में चर्चा हो रहा है, वो सब है बात, लेकिन इट्स ऑल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। हमारा यहाँ पे शायद फेसबुक या गूगल जैसे कंपनी अभी तक बने नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ऐसे ऐसे ब्रांड्स बने हैं जो ग्लोबली जाके, थोड़ी देर पहले मैं लालिमा से भी डिस्कस कर रहा था कि जैसे यूएस मार्केट में जिस तरह का आईटी क्षेत्र में जाके पिछले 20 साल में एक ऑलमोस्ट डोमिनेंट प्लेयर के तौर से अपना, जिसको बोलते हैं कि अपना जगह बनाया। बात करते हैं कि किस तरह से रेजिलिएंट इकोनॉमी के बारे में बात हो रहा है, और इसके अलावा वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड वर्ल्ड इन द मार्केट। तो उसका फायदा उठाने के ये कि नॉट ओनली मार्केट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ यंग जनरेशन, वो क्या कर सकता है देश के लिए, यहाँ से आगे कितना लेके जाता है। ये स्टोरी बरकरार जारी रहेगा। बेशक चैलेंजेस आएंगे, इसमें शायद थोड़ा गिरावट भी आएंगे कुछ कुछ दिनों में, क्योंकि दुनिया भर में पिछले 100 साल के इतिहास में कोई स्टॉक को लगातार तो ऊंचाई हो नहीं सकता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि वेव के साथ चले और जो गिरावट है उससे बच के रहे, क्योंकि इस तरह का मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं पैसा गंवाना बहुत बहुत आसान है। और मैं हर्ष बार बार एक प्रिंसिपल मार्केट मंत्र में मेरा 20 साल से ज्यादा जब से शुरुआत हुआ है, हम आपका साथ भी शुरू किया था, आपको पता है। यस, बहुत सिंपल थियोरी में पिछले 20 साल से सारे श्रोताओं को बताता हूँ, अपने आप को भी बताने का कोशिश करता हूँ। ये है कि आप 100 रुपया अगर कहीं पे भी लगा रहे, बेशक आप 110, 120, 140 ना कमा पाए, लेकिन 100 रुपया गंवाना नहीं है आपको किसी भी हालत में। तो वो एक अगर इन्वेस्टमेंट का मेन आप अगर प्रिंसिपल थियोरी बना के चले, आपका ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड रिस्क, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ऑलवेज अ बैलेंस। लेकिन अपना जीरो रिस्क तो कभी हो नहीं सकता मार्केट में, लेकिन अपने आपको काफी हद तक आप सेफ रह सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि मेरा 100 रुपया 120 ना बन पाए, कोई बात नहीं, 110 बन रहा है ठीक है, लेकिन 190 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखते हुए अगर मूल तौर से अगर अपना प्रिंसिपल भी नहीं बचा पा रहे हैं मार्केट में निवेश करते समय, तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजी में कुछ भारी गंभीर के साथ गलती भी है, शायद लालच भी छुपा हुआ है। Right. Well said. And I think when you talked about startups, everybody knows now that we are the world's 3rd largest startup, and we are the world's 5th largest economy and the fastest growing economy in the world. And that instills confidence in us, Jayanta, as a citizen, as a consumer, and definitely we are on strong macroeconomic fundamentals. Let's move forward and have a look at the US markets now. US equity futures were mixed on Friday morning as investors awaited the latest data on personal consumption expenditures, the Federal Reserve's favored inflation gauge. Friday is a pivotal day for investors, marking not just the end of June, but also conclusion of the second quarter and the first half. Dow Jones Industrial Average rose 0.8%, S&P 500 climbed 0.4%, and Nasdaq Composite stayed flat. और अमेरिकी बाजारों के बाद एशियाई यूरोपीय बाजारों की बात कर लें। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% चढ़ा, जबकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में भी बेहद मामूली 0.01% की बढ़त रही। दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी 0.6% बढ़ा। दूसरी तरफ जापान के निकेई सूचकांक में 0.2% की गिरावट रही है। हांगकांग का हैंग सेंग भी 0.1% के आसपास गिरा है।
यूरोपीय बाजारों में दिन के कारोबार के समय बढ़त देखी जा रही है। फ्रांस का काएक 40 और जर्मनी का डैक्स 1% से अधिक की तेजी पर है, जबकि लंदन का FTSE 100.7% की तेजी पर है। एक क्विक रिएक्शन जयंत आपका चाहिए अमेरिकी, एशियाई, यूरोपीय, ग्लोबल मार्केट्स पे। अभी आप इंडियन मार्केट्स की बात करते हुए बहुत अच्छा जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को डील किया है, इतने धीमे धीमे ब्याज दर बढ़ाया, बड़े पेशेंस के साथ बढ़ाया कि इन्फ्लेशन भी बीट हुआ और ग्रोथ रेट पे भी फर्क नहीं पड़ा, जो चीज शायद अमेरिका, यूएस फेडरल नहीं कर पा रहा है। क्या आपका कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन कितना अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, कौन नहीं। तो उसमें थोड़ा बहुत डाइवर्जेंट व्यूज मेरा इसलिए है क्योंकि देश स्पेसिफिक स्थिति जो होता है बने हुए रहता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफी ज्यादा होता है और एक स्तर से सबको कंपेयर करना मुश्किल है। लेकिन ये कहते हुए मैं मानता हूं कि आपने मेरा अलग से ओपिनियन मांगे हैं, व्यूज मांगे हैं कि विदेशी बाजारों में, खास करके यूरोप और यूएस मार्केट्स में, जैसे मैंने कहा जॉब्स का डेटा यूएस मार्केट्स में आया है, देयर इज अ फॉल इन जॉबलेसनेस इन द मार्केट। तो एक आंतरिक रूप से ये एक अच्छा सपोर्ट देने वाला है। लेकिन ब्याज दरों में मोटी तौर से मार्केट में डायरेक्शन बेशक आया है कि शायद उस तरह से तेजी बिल्कुल ना हो, लेकिन मार्केट को उम्मीद ये आ रहा है कि स्टेबिलिटी के साथ साथ गिरावट कितना जल्दी होगा मार्केट में ब्याज दरों में, तो वो एक शायद हमें समझना पड़ेगा। हालांकि यूएस फेडरल बैंक का गवर्नर साहब ने भी अलग से जिक्र किया है कि जितना जल्दी आप उम्मीद कर रहे हैं ब्याज दर गिरे, उतना शायद जल्दी ना हो। तो हॉकिश स्टैंड की बात हो रही थी। बिल्कुल, तो अगले 3, 4, 5 महीना शायद वो ना हो। लेकिन अब सबको पता है मार्केट्स आर ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड चार्ट में जो मोटी तौर से आंकड़े कैसे गुजर रहा है उस हिसाब से एक मिक्सचर होता है और कभी कभी ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, कम होता है। तो इस दौरान मार्केट में अगर फेडेक्स में कहीं न कहीं फेडरल बैंक ने अगर कहीं न कहीं ये भी अनाउंस करते हैं अगले 2-3 महीने के दौरान कि नाउ वी हैव कम टू अ स्टेबल इंटरेस्ट रेट रेजिम, तो वो भी एक एक्सपेक्टेशन का तौर से बहुत बड़ा निर्णय होगा जी। मार्केट में हम थोड़ा बहुत और उछाल देख सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय दिवाली तक, इस बार शायद अक्टूबर में दिवाली है, नॉट श्योर अक्टूबर या नवंबर। यस। तो उस वक्त अगर करीबन 3 महीना रह जाएगा मार्केट का, तो इस 3 महीना का दौरान हमारा लिए खास करके घरेलू बाजार में जो निवेशक है उनके लिए एक अच्छा हेडरूम मिलेगा कि किस तरह से अपना दिशा निर्णय करें। लेकिन मार्केट में अगर मॉनसून का दौरान मार्केट का रीचिंग मार्केट हाइज और जिस तरह का बारिश का प्रभाव पूरे देश में इस वक्त आया हुआ है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव रेनफॉल consistent रहता है, obviously it's a really good time. Yes, I was going to touch about monsoon and you touched upon it. Thank you, Jayant. We'll move on to oil now. Brent oil set for record run of quarterly losses as demand lags. China's weak economic recovery rate hikes weigh on outlook. Futures in London trade above $74, down almost 7% this quarter. In intraday trade, Brent crude was trading at $75 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $70.37 per barrel when reports last came in. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अगस्त अनुबंध वाले सोने की कीमत 196 रुपए गिरी है। 10 ग्राम सोने की कीमत 57,818 रुपए रही। जुलाई अनुबंध वाली चांदी की कीमत 68,036 रुपए प्रति किलो रही और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रति औंस सोना $1,909.50 पर है। चांदी की कीमत प्रति औंस $22.58 रही है और विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की कीमत 82 रुपए 3 पैसे रही। डॉलर इंडेक्स 103.47 पर है। आज के लिए इतना ही, समय अब खत्म हो रहा है। जयंत, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। Thank you. Well, let's move on to wind up the show. Well, before we close, as a reminder of the headlines, key domestic indices today ended at all-time record highs. Sensex finished above the 64,100 mark. Nifty crossed the 19,100 level. On the last day of the second quarter and the first half, markets around the world had a mixed show, and Brent oil set for record run of quarterly losses as demand lags, was trading at $75 a barrel. Well, that's all we have for you, friends, in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dank, and my co-anchor Harsh Ranjan, signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.